चलिए, ये होमवर्क दिए थे यूरोडोप 1.259 है ना। तो देखो उसी का अगेन अगर हम साइड व्यू बनाते हैं, उसी का अगर हम साइड व्यू बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा एक सेकंड, हाँ ठीक। और यहां पे ये बेलन का छोटा वाला हिस्सा आर रेडियस वाला, और ये 2r रेडियस वाला। आर पे दोनों तरफ से रस्सी है, ऐसे और ऐसे, तो टी और टी 2t, या उसको टी डैश बोल लेते हैं। कोई दिक्कत? अरे बोल सकते हैं। यहाँ पे दो रस्सी है, एक ये और एक पीछे, ठीक है। इसका डायग्राम सही से देखो। उसके बाद यहाँ पे एक मास लटका हुआ, क्या क्या डाटा दिया हुआ है, इसको स्मॉल m बोल रहे हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है ना, रेडियस r और 2r दिया हुआ है, ठीक है। इसका मास m है और इसका मास क्या है, कैपिटल M, ठीक है। ये बड़े वाले बेलन का मास कैपिटल M, और ये सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? ये हिस्सा फिक्स है ऊपर, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका सेंटर A1 से नीचे आ रहा है, तो ये भी A1 से नीचे आए जरूरी नहीं है, याद आ रहा है, और आना भी नहीं चाहिए। ये A1 से नीचे आ रहा है और ये घूम भी रहा है ना, तो और मान लो कि सेंटर के अबाउट कितने से घूम रहा है, अल्फा से, ठीक है। इसमें टेंशन मान लो T, तो इसमें भी T, नीचे mg, इसका एक्सेलेरेशन a2। अननोन गिनो, T डैश 2, a1 a2 4, अल्फा 5 अननोन 5 इक्वेशन। स्टार्ट करें। पहले न्यूटन्स लॉ इस पे लिखो, ऊपर T डैश, अच्छा नीचे कोई प्लस मान लेते हैं। अच्छा इसका मास mg भी तो लग रहा होगा, वेट कैपिटल mg, तो लिखो कैपिटल mg प्लस t माइनस t डैश बराबर ma1। इक्वेशन नंबर 1। अगला, इसके लिए न्यूटन्स लॉ लगाओ, mg माइनस टी बराबर ma2। इक्वेशन नंबर 2। सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट कर रहा है, फिर भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, तो इसके लिए टॉर्क, अच्छा इसी सेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं, अंदर वाले सेंस को, अल्फा को, ठीक है। तो इस टी डैश का टॉर्क क्या होगा, टी डैश आर क्रॉस टी डैश अंदर की तरफ, यानी टी डैश आर, और इसका माइनस कि प्लस है प्लस टी इंटू 2r, इसके अबाउट लिख रहा है ना, तो दूरी देखो टी इंटू 2r, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। इक्वेशन नंबर 3। अब दो अननोन, दो इक्वेशन कहां से आएगा, दो और इक्वेशन चाहिए, कहां से आएगा कोई बताओ।
देखो पहला तो यहाँ नो स्लिपिंग का कंडीशन लगाओ, ये घूम रहा है और रस्सी नीचे आ रहा है, तो जो रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन वही इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन वही इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन, कितना a2। अच्छा ये जो पहिया है या जो भी है इसके इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन आप बताओ, तो आप बोलोगे अल्फा इंटू 2r, अरे होगा 2r अल्फा प्लस a1 सेंटर के फ्रेम में एक्सेलेरेशन प्लस सेंटर का एक्सेलेरेशन, तो सेंटर के फ्रेम में तो ये घूम रहा तो अल्फा आर, और सेंटर का a1, तो क्या लिखोगे a1 प्लस 2 अल्फा आर इज इक्वल टू a2। इक्वेशन नंबर 4। कुछ नहीं समझ में आ रहा। लास्ट इक्वेशन, इस पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन होगा वो रस्सी के इस पॉइंट के एक्सेलेरेशन के बराबर होगा, और रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से फिक्स, तो ये फिक्स, तो ये भी 0, तो ये भी 0। और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कैसे लिखेंगे, तो इसके फ्रेम में अल्फा आर और नीचे a1, तो क्या लिखोगे a1 माइनस अल्फा आर बराबर 0। नीचे को प्लस मान के लिख दिए, नीचे को प्लस मान के लिख दिए। 5 अननोन 5 इक्वेशन हम सॉल्व नहीं करेंगे, जल्दी से ये लिख लो। फिर एक इसी का अल्टरनेट मेथड आपको करना है। ये फिक्स पॉइंट है, ये इसके अबाउट लिख दो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क लिख दो dl बाय dt। अरे वो वाला मेथड है ना, टॉर्क इक्वल टू dl बाय dt, उससे भी सॉल्व करना है। ट्राई करो, पहले ये लिखो अच्छे से और फिर टॉर्क इक्वल टू dl बाय dt से सॉल्व करेंगे। ये t डैश और इस t में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग रस्सी है। समझ में आया? किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि ये इसको सर 2t लिखते थे तो अरे वो t अलग था, है ना, तो सीधा ये समझो कि इसमें t डैश और इसमें t, तब तो 5 अननोन गिने थे। अरे तब तो 5 अननोन था, और आप एक और इक्वेशन लिख रहे हो t डैश बराबर 2t, तो 6 हो गया इक्वेशन। समझ में आया गलती? पहले इसको ठीक करो। यहाँ पे t और t डैश दोनों बिल्कुल अलग है। मेथड नंबर 2, टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट अ पॉइंट इक्वल टू dl बाई dt अबाउट दैट पॉइंट। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है? और सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका बताओ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक से ज़्यादा बॉडी हो तो, या इसको ऐसे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं लिखने का, MVC। और एक से ज़्यादा बॉडी हो तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चल मान लो ये V1 से नीचे आ रहा है इसका सेंटर, ठीक है, और सेंटर के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा, ठीक है, और ये मान लो V2 से नीचे आ रहा, कोई दिक्कत? इसके अबाउट लिखेंगे और इसको हम सिस्टम ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे इसको सिस्टम लोगे तो ये टी और ये टी इंटरनल हो गया। अरे होगा, सिस्टम पे ही लग रहा है ना, इस पे और इस पे, सिस्टम का हिस्सा। एक्सटर्नल फोर्स में सीधा ये सिर्फ क्या बचेगा, mg और एक टी डैश, लेकिन टी डैश उसी पॉइंट से पास कर रहा तो उसका भी टॉर्क 0। तो इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल टॉर्क है, जो एक्सटर्नल टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना होगा ये डिस्टेंस, आप ही बताओ।
तो यहाँ से r और ये r, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3r। अच्छा सेंस बताओ, सेंस टॉर्क का इसके अबाउट लिख रहे हैं। तो ये देखो ये 4, ये r, ये f, r क्रॉस f अंदर, r क्रॉस f अंदर, और इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो ना, तो ये पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर। अंदर कोई प्लस ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम O रख देते हैं, तो टॉर्क अबाउट O बराबर mg इंटू 3r। कोई दिक्कत? अंदर को प्लस लेके चल रहे हैं, यहां पे दिखा दो अगर दिखाना तो। अगला, इसका और इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट क्या लिखोगे? पहले तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा अंदर की तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ में पहले इसका लिख रहे हैं, सेंटर के अबाउट आई ओमेगा, अंदर की तरफ को पॉजिटिव लिए हैं। अच्छा इसका सेंटर V1 से नीचे जा रहा है, अरे जा रहा है ना, तो ये देखो R क्रॉस V1 अंदर, और डिस्टेंस तो कौन काम में आता है? परपेंडिकुलर, तो लिखो प्लस m V1 R, अंदर की तरफ है इसलिए प्लस। इसका एंगुलर मोमेंटम लिख लिए। अब किसका एंगुलर मोमेंटम? इसका, ये V2 से नीचे जा रहा है और ये R अंदर की तरफ, काम में कौन आता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो प्लस m V2 इंटू 3r। क्या सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हम लिख पा रहे हैं? बिल्कुल लिख दिए। इसको डिफ्रेंशिएट करो, dl नॉट बाय dt बराबर आई अल्फा प्लस m a1r प्लस m v2 इंटू, सॉरी v2 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो a2 इंटू 3r। कोई दिक्कत? टॉर्क इक्वल टू dl बाय dt, तो इक्वेट करो 3 mgr बराबर आई अल्फा प्लस m a1 r प्लस 3 m a2 r, एक इक्वेशन। अननोन गिनो इसमें कितना? कितना? 3 अननोन है, अल्फा a1 a2। अच्छा उस समय शुरू किया तो 5 अननोन था, यहाँ 2 अननोन से मुक्ति मिल जा रहा है हमको, टी डैश और टी से, टी डैश और टी से मुक्ति मिल जा रहा ना। चलो तो 3 अननोन 3 इक्वेशन, यहाँ तो एक ही आया। 2 अननोन कंस्ट्रेंट का, 2 अननोन कंस्ट्रेंट का, तो पहले देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या लिखोगे? ये अगर V2 से जा रहा है तो रस्सी का ये पॉइंट V2 से जा रहा होगा, तो V2 बराबर इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या लिखोगे? V1 प्लस ओमेगा इंटू 2r, तो 2 ओमेगा r। इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो A2 बराबर A1 प्लस 2 अल्फा r। ये रिलेशन वही है, ध्यान से देखो, पीछे पीछे पलट के देखो, नो स्लिपिंग वाला। और इस पॉइंट के लिए लिखोगे तो इसका वेलोसिटी 0 और इसका वेलोसिटी ओमेगा r माइनस V1, तो ओमेगा r माइनस V1 बराबर 0। डिफ्रेंशिएट कर दो, अल्फा r माइनस A1 बराबर 0। वही इक्वेशन है, फिर से देखो इक्वेशन नंबर 3, 3 अननोन 3 इक्वेशन, 3 अननोन 3 इक्वेशन।
तो ये थोड़ा फास्ट है ना, अरे फास्ट है कि नहीं? 5 में तो आप लोग बेहोश हो जाते हो, 5 क्या 3 अननोन में ही बेहोश पड़े रहते हो, 5 तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो इसको अच्छे से लिख लो और सॉल्व करना, दोनों को सॉल्व करना और मैच करना कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। देखो इस सवाल को थोड़ा सा समझो कि ये एक हॉलो स्फीयर है बड़ा सा, ठीक है, जिसका रेडियस r है और इसको फिक्स किए हुए हैं ज़मीन पे, है ना, इसको ज़मीन पे फिक्स किए हुए। इसके नीचे में एक छोटा सा बॉल है जिसका मास m है और रेडियस r है। कोई दिक्कत? इस बॉल को कितना हॉरिजॉन्टल रफ्तार दें? कुछ कुछ याद आएगा आपको पीछे का चीज, u, कि ये बॉल कंप्लीट सर्कल पूरा करे। अच्छा, यहां पे भी रोल कराता हुआ इसको स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ये रोल कर रहा है स्टार्टिंग में भी, है ना, मतलब फ्रिक्शन है कि प्योर रोलिंग हमेशा हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है? प्योर रोलिंग हो रहा है। तो हमको बताना है कि इसको मिनिमम कितना रफ्तार u दिया जाए कि ये प्योर रोल करता हुआ स्फीयर का पूरा सर्कल कंप्लीट करे। कोई दिक्कत? कुछ याद आ रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कितना u दिया जाए कि पूरा सर्कल कंप्लीट करे, लेकिन वहां पे वो पार्टिकल होता था तो वो रोल कर रहा है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता था, उसको बस सेंटर का रफ्तार हम देखते थे। यहाँ पे रोलिंग कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का 2 हिस्सा बन जाएगा, याद है, एक तो हाफ mv/cm² और एक सॉलिड है तो हाफ I⍵², साथ में और आएगा, है ना। इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे रहे हैं, आपको बताना है कि यहाँ मिनिमम इसके सेंटर को कितना रफ्तार दिया जाए कि ये प्योर रोल करता हुआ पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। ट्राई करो। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो, इसको इतना रफ्तार देना है कि ये पूरा घूम जाए। अच्छा, इसमें नहीं घूमने का क्या रीजन हो सकता है? नॉर्मल का 0 होना, याद करो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नॉर्मल या टेंशन 0 हो जाता था, याद आ रहा? अरे याद आ रहा? यहाँ कहीं जाके यहाँ से लेके यहाँ के बीच में नॉर्मल 0 हो जाता था, या टेंशन अगर रस्सी से बांध के घुमा रहे तो टेंशन 0 होने का खतरा है। मतलब अगर नॉर्मल 0 हो भी तो कहाँ, याद आ रहा है, मिनिमम नॉर्मल कहाँ पे 0 हो रहा है? यहाँ। अगर हो भी तो कहाँ हो? यहाँ, क्योंकि अगर यहाँ नॉर्मल 0 हो गया तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, देख लेंगे हम, चेक कर लेंगे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? मान लेते हैं यहाँ पे अगर नॉर्मल 0 हो रहा है तो इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा? नीचे नॉर्मल और नीचे ही mg। अच्छा ध्यान से देखो तो ये बॉल का जो सेंटर है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं, फोर्स एनालिसिस में सिर्फ कौन इंपॉर्टेंट होता है? सेंटर ऑफ मास, याद आ रहा? बॉल का सेंटर एक सर्कल में घूम रहा है ना, और इस सेंटर का रेडियस क्या है? r-r। बॉल का सेंटर जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस है r-r, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं बॉल के सेंटर की वेलोसिटी v है, क्या है? v। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर बॉल के सेंटर की वेलोसिटी v है और ये ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है ना, तो इस पॉइंट को घूमना, ये बॉल घूम भी रहा होगा प्योर रोलिंग के लिए, क्योंकि बोल रहा है कि प्योर रोलिंग हो रहा। अरे हाँ ना बोलते जाओ, है ना। तो प्योर रोलिंग कब हो सकता है? जब ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा होगा, ताकि इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर ओमेगा और इधर v, तभी तो 0 हो सकता है ना। अरे हो सकता है ना, वो तो आगे का बात। पहले तो ये देखो इसका सेंटर सर्कल में घूम रहा है तो इस पर फोर्स लिखो, नीचे है, नीचे mg बराबर mv² बाय r-r। हम सिर्फ बॉल के सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की।
नॉर्मल क्या हो गया ऊपर 0, तो यहां से आ गया टॉप पे स्पीड कितना होना पड़ेगा G इंटू आर माइनस आर। यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, जब ये रोल करता हुआ जा रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? जब ये रोल करता हुआ जा रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क 0 हो जाएगा। अरे क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का वेलोसिटी तो 0 होता है, कांटेक्ट पॉइंट का जो रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 होना पड़ेगा। अरे है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, सिर्फ किसका वर्क हो रहा है? ग्रेविटी का। तो देखो सेंटर यहां से यहां चला आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखोगे? माइनस एम जी इंटू आर माइनस आर ट्वाइस, ये आर माइनस आर और ये भी आर माइनस आर, तो सेंटर कितना ऊपर गया? 2 इंटू आर माइनस आर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ m v स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलते जाना। अच्छा, ये रोल कर रहा तो ओमेगा से अलग घूम रहा होगा, है ना, तो एक और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस हाफ आई सॉलिड स्फीयर है 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इसका सेंटर चल रहा हो, तब तो ये रोल करेगा ही नहीं। क्या बोला? हमेशा प्योर रोलिंग हो रहा, इतना फ्रिक्शन है। ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा, यहां भी रोल कर रहा, अरे है ना, तो मान लो ओमेगा नॉट से घूम रहा था तो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? अच्छा, यहां पे देखो v अननोन नहीं है, v का वैल्यू यहां है ना, मेरा इंटरेस्ट u में है, तो परेशान कौन कौन कर रहा? ओमेगा और ओमेगा नॉट, ओमेगा और ओमेगा नॉट। तो बस प्योर रोलिंग का कंडीशन लगाओ। यहां अगर u से चल रहा और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 होनी पड़ेगी और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u माइनस ओमेगा नॉट स्मॉल आर। अरे होगा, प्योर रोलिंग का कंडीशन लगा रहा है, तो यहां से आ जाएगा आपका ओमेगा नॉट आर बराबर u, तो ओमेगा नॉट बराबर u बाय आर। यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2/5 एम यू स्क्वायर। अरे बचेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, उसी तरह यहां पे ओमेगा, ये देखो ये अगर प्योर रोल करता जा रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर भी, तो इधर होना पड़ेगा ओमेगा आर, मतलब ये कुछ ऐसा घूम रहा होगा। अरे होगा, अगेन v माइनस ओमेगा आर बराबर 0, तो यहाँ सॉरी, और स्मॉल आर है ना इसका रेडियस, तो v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर v बाय आर। इसको यहाँ पुट करोगे तो ये बचेगा सिर्फ 2/5 एम v स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? प्योर रोलिंग का कंडीशन ऐड कर दिए साथ में, ये हो जाएगा आपका -2 mg r माइनस आर। अच्छा, ये है हाफ एम बी स्क्वायर और ये है हाफ इंटू 2/5 एम बी स्क्वायर, तो इसको एक साथ लिख लें 1/2
और 2/5 प्लस 1 7/5 और 7/5 mv² माइनस हाफ इंटू 7/5 mu²। जहां दिक्कत हो पूछ लेना किसी भी स्टेप में। m से m काट दें, दो से मल्टीप्लाई कर दो, -4g r माइनस r बराबर 7/5 v² माइनस 7/5 u²। मल्टीप्लाई कर दो इधर, कितना 5/7 से, तो ये हो जाएगा -20g इंटू r माइनस r बाय 7 बराबर v² माइनस u²। तो u² बराबर क्या लिखोगे, v² का वैल्यू रख दो, r माइनस r और ये प्लस 20/7g इंटू r माइनस r। तो u² बराबर 7 20 27/7 ये आ रहा ना, g इंटू r माइनस r, यहां से u का वैल्यू आ जाएगा। चल, तो नेक्स्ट सवाल ये है, इसमें एक प्लैंक है कैपिटल एम मास का, बॉल है स्मॉल एम मास का, रेडियस आर और रेडियस ऑफ जायरेशन के दिया हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। यहाँ फ्रिक्शन है बट यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आपको बताना है इस पर जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन क्या होगा और प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट ट्राई कीजिए खुद से पहले, फिर बात करते हैं। चल, तो किसी से बना, देखो अगर आप थोड़े से होशियार हो, थोड़े से समझदार हो तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। फ्रिक्शन का डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। ऐसे उल्टा मानोगे तो साइन के साथ आएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। अदरवाइज आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन प्रिडिक्ट भी कर सकते। ठीक है, चलो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, देखो इसको जब खींचेंगे हम, ठीक है, इसको जब खींचेंगे नीचे से तो ये पॉइंट किधर मूव करेगा, ये तो 100% आगे मूव करेगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो 100% आगे होगा। और अगर प्योर रोलिंग होना है तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन किधर होना पड़ेगा, आगे ही होना पड़ेगा। ठीक है, सोच के बताओ। अच्छा, मान लेते हैं इस पर फ्रिक्शन पीछे लगा, मान लेते हैं, ठीक, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मान लेते हैं फ्रिक्शन पीछे लगा तो सेंटर का एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर, क्योंकि इस बॉल पे एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स क्या है, फ्रिक्शन, तो सेंटर का एक्सेलरेशन इधर होगा। अच्छा, ये फ्रिक्शन इसको टॉर्क किधर देगा, क्लॉकवाइज। तो ये टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये आर क्रॉस एफ अंदर, यानी क्लॉकवाइज। जैसे भी सोचो नहीं, फ्रिक्शन किधर घुमाना चाहेगा, है ना, सेंटर मास के अबाउट, तो अल्फा किधर हो जाएगा, ऐसे, अरे हो जाएगा। अगर अल्फा ऐसे है तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा दिस
प्लस अल्फा आर। अरे हो जाएगा, यानी इस पॉइंट का नेट एक्सेलेरेशन किधर हो जाएगा, पीछे, और इस पॉइंट का नेट एक्सेलेरेशन आगे, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलेरेशन शुरू हो जाएगा। अरे जबकि नो स्लिपिंग के लिए रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या होना पड़ेगा, 0, मतलब फ्रिक्शन पीछे लग ही नहीं सकता इस पे। बॉल पे फ्रिक्शन पक्का किधर लग रहा होगा, आगे। नहीं समझ में आया, लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिए कि इस पे पीछे फ्रिक्शन नहीं लग सकता है। घर पे पीछे मान के बनाइएगा, फिर भी आंसर आएगा। घर पे आपका होमवर्क है, पीछे मान के बनाइए। अच्छा, तो मतलब फ्रिक्शन पक्का किधर लगेगा, बॉल पे आगे, तो प्लैंक पे पीछे। इसमें किसी को दिक्कत है 1% भी तो पूछो। अरे हम लॉजिकली प्रूफ कर दिया ना कि नहीं लग सकता, अगर लगेगा तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा। तो बॉल पे फ्रिक्शन आगे और प्लैंक पे पीछे। तो इक्वेशन प्लैंक के लिए क्या लिखोगे, F माइनस एफ, आगे पीछे F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, प्लैंक का एक्सेलरेशन P लिख देते। अरे हाँ कि ना, बॉल के लिए, बॉल पे देखो हॉरिजॉन्टल में एकमात्र फोर्स क्या है, F फ्रिक्शन। तो बॉल के सेंटर मास का एक्सेलरेशन पक्का इधर ही होगा, है ना। तो क्या लिखोगे, F इक्वल टू स्मॉल m a b, वेयर a b इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। अननोन गिनते जाना, F 1, AP 2, AB 3, 1 2, ठीक है, 3 अननोन। इक्वेशन 2 ही है, फिर आगे सोचना पड़ेगा कौन सा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो ये फ्रिक्शन इसको किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा, है ना। अरे आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ, और अल्फा भी हम ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टॉर्क F इंटू आर बराबर आई अल्फा एम के स्क्वायर अल्फा। इक्वेशन नंबर 3, अननोन 4, अल्फा भी आ गया ना, अननोन 4। तो एक और इक्वेशन कहां से, नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग। इसका एक्सेलेरेशन किधर, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन, प्लैंक के पॉइंट का एक्सेलेरेशन AP आगे, है ना। तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा आप ही बताओ, ये अल्फा से घूम रहा, तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन हो जाएगा अल्फा आर प्लस AB। अरे होगा अल्फा आर प्लस AB, तो लिखोगे इक्वेशन अल्फा आर प्लस AB मस्ट बी इक्वल टू AP। 4 अननोन, 4 इक्वेशन सॉल्व कर लेना, ठीक है। घर पे होमवर्क है फ्रिक्शन उल्टा मान के सॉल्व करना, फ्रिक्शन उल्टा मान के बनाना है और देखना विथ साइन आंसर आएगा। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई परेशानी, पक्का। चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। कैपिटल आर तो कहीं है ही नहीं, है ना, तो ऑब्वियसली स्मॉल आर ही होगा, ठीक कर लो। यहां तक में कोई दिक्कत। अच्छा, किसी भी स्टेप में कुछ लग रहा, नया चीज बता दियो आज अचानक से, नहीं, वही काम कर रहे हैं बार बार, है कि नहीं, वही काम कर रहे हैं ना। तो जल्दी से लिखिए, फिर आगे क्वेश्चन देते हैं। देखो बड़ा प्यारा सवाल है, इसको अगर समझ लेते हो, उसको अच्छे से बना लेते हो ना, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रोलिंग में। क्या कि एक बॉल लिए, उसको यू रफ्तार दे के फेंक दिया, उसको घुमाए नहीं। तो अगर इसको सीधा सीधा यू रफ्तार से फेंकोगे ना, तो ये पॉइंट इस पॉइंट के रिलेटिव स्लाइड कर रहा होगा। अरे ये रोल नहीं कर रहा, सीधा यू लिए और यू से फेंक दिए। स्मूथ सरफेस है ये, तो स्मूथ सरफेस है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये बॉल यू से खिसकता हुआ आगे जाएगा। लेकिन इसके बाद जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, वो कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, बहुत आगे तक है, ये नहीं कि खत्म हो गए, आगे तक, ठीक है, मतलब सरफेस की कोई कमी नहीं। और यहाँ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या है,
म्यू। तो आपको इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, मतलब आगे चल के क्या होगा, क्या ये बॉल प्योर रोलिंग करेगा, अगर प्योर रोलिंग करेगा तो कितने देर के बाद, मतलब यहाँ ए पे इंटर करने के कितने देर के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, है ना, ए में इंटर करने के कितने देर के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, है कि नहीं। जब प्योर रोलिंग होने लगेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, प्योर रोलिंग से पहले फ्रिक्शन किधर लग रहा था, पहले कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था, जब प्योर रोलिंग होने लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, मतलब सब कुछ बताना। तो इसी को हम लोग लिख दिए प्रेडिक्ट द फ्यूचर, मतलब भविष्य में क्या क्या होगा सब बताना। ठीक है, 4 से 5 मिनट अगेन ट्राई करो। कुछ कुछ बेसिक बात भी बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते चलते हैं। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, और अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो ये एक्सेलेरेशन ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। याद करो, याद आ रहा। अच्छा मान लो कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है, कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है आई अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन आई, है कि नहीं, सब बेसिक चीज है। आगे चले, ध्यान से देखो, जब इसको फेंकोगे तो स्लाइड करता हुआ यहां तक आएगा, किस रफ्तार से, u, क्या u कम होगा ज्यादा होगा, कुछ नहीं होगा, अरे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये मत सोचना चलाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है ना, फोर्स तो वेलोसिटी को चेंज करता है। जैसे ही यहां पे आएगा तो सोचना देखो क्या होगा, जैसे यहां पे आएगा तो सेंटर कितने से चल रहा है, u से, तो ये पॉइंट भी कितने से चल रहा है u से, और ये पॉइंट भी कितने से चल रहा है u से, अरे चल रहा है, मतलब ग्राउंड के रिलेटिव ये पॉइंट किधर मूव कर रहा है, आगे, और ग्राउंड के रिलेटिव एक्चुअली मूव कर रहा है ना, मतलब रिलेटिव मोशन है, तो कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो ग्राउंड के रिलेटिव इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, अरे लगेगा, म्यू एम जी, अरे लगेगा। अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कम करेगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, फ्रिक्शन पीछे है, तो एक्सेलेरेशन पीछे होगा कि अच्छा ये फोर्स कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, अरे काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है ना वैल्यू में म्यू एम जी, तो इसके कारण एक्सेलेरेशन कितना क्रिएट होगा, सेंटर का एक्सेलेरेशन म्यू जी, अरे होगा, अरे होगा, इसके कारण ये वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, सेंटर की वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी इधर एक्सेलेरेशन पीछे, तो स्पीड डाउन होगा ना। अच्छा, ये फोर्स सेंटर के अबाउट टॉर्क देगा, कितना टॉर्क देगा, टॉर्क इक्वल टू म्यू एम जी आर, अरे फोर्स और रेडियस, तो म्यू एम जी आर किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी इसका मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज ही आएगा, और एंगुलर एक्सेलेरेशन का वैल्यू आप लिख सकते हो टॉर्क अपॉन आई, यानी म्यू एम जी आर बाय एम के स्क्वायर, तो अल्फा जो कांस्टेंट होगा, अच्छा ये कैसे है, सेंस लिख देते हैं यहाँ पे, क्लॉकवाइज सेंस में, है ना, अल्फा बराबर हो जाएगा म्यू जी आर बाय के स्क्वायर, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानोगे क्या, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत, हाँ कि ना, जल्दी से बोलते जाना। अच्छा ये जो अल्फा है वो इसका ओमेगा बढ़ाएगा, अरे ओमेगा नॉट जीरो है ना, तो किसी भी टाइम टी पे ओमेगा क्या होगा, अल्फा टी, अरे होगा, यानी म्यू जी आर टी बाय के स्क्वायर। अब ध्यान से देखना इस पॉइंट की वेलोसिटी को,
इस पॉइंट की वेलोसिटी को अगर किसी भी टाइम t पे एनालाइज करो तो इधर मान लो वेलोसिटी हो गया है v, है ना, और इधर मान लो वेलोसिटी हो गया है, सॉरी ये हो गया है चेंज होके ओमेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगा आगे v और पीछे ओमेगा। सर ध्यान से देखो, पहले v बहुत बड़ा था और ओमेगा क्या था 0, तो पहले ये वेक्टर बहुत बड़ा होगा और ये वेक्टर बहुत छोटा होगा। समय के साथ साथ ये वेक्टर छोटा होगा और ये ओमेगा आर वाला वेक्टर बढ़ रहा होगा, और एक समय ऐसा आया होगा जब v बराबर ओमेगा आर हो गया होगा। अरे इसको कम कर रहा फ्रिक्शन और ओमेगा अल्फा के कारण बढ़ रहा, तो ये वेक्टर छोटा होगा और ये वेक्टर बड़ा होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी ग्राउंड के रिलेटिव, और तब शुरू हो जाएगा प्योर रोलिंग। क्या शुरू हो जाएगा? प्योर रोलिंग। तो मान लेते हैं प्योर रोलिंग कब शुरू हुआ, तो जब इसकी वेलोसिटी v बराबर ओमेगा आर हो गई होगी। अरे प्योर रोलिंग कब शुरू होगा? जब वेलोसिटी v बराबर ओमेगा आर हो गई होगी। अच्छा v क्या लिख सकते हैं? v बराबर लिख सकते हैं, पहले क्या था u, एक्सेलेरेशन पीछे है कितना म्यू जी टी, और किसी भी टाइम t पे ओमेगा क्या है आर जी टी बाय के स्क्वायर। अरे है ना, तो ओमेगा आर किसी भी टाइम t पे क्या हो जाएगा म्यू जी आर स्क्वायर टी बाय के स्क्वायर। अब कब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया होगा? फॉर प्योर रोलिंग v बराबर ओमेगा आर, तो इसको बराबर करो u माइनस म्यू जी टी, यू माइनस म्यू जी टी बराबर म्यू जी आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर टी, है ना। तो यहां से t निकाल लोगे, इसको इधर ले आओ, u बराबर t इंटू टी म्यू जी, एक साथ ले लेते हैं, टी म्यू जी इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो यहां से t क्या आ जाएगा u बाय म्यू जी इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अरे हो जाएगा। अच्छा t टाइम के बाद अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछ ले तो कैसे बताओगे? या आपसे कोई पूछ ले कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी? अगर कोई पूछ ले कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया होगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी, जी को यहां पुट कर देंगे, काम खत्म। उस समय ओमेगा क्या रहा होगा, तो v बाय आर कर लोगे सीधा सीधा, क्योंकि प्योर रोलिंग में v बराबर ओमेगा आर हो जाता है। इसको बनाने का एक और तरीका, वो आप घर में ट्राई करना। ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लेना, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देना, उससे डायरेक्ट भी आ जाएगा, है ना, उससे डायरेक्ट भी आ जाएगा। अच्छा वो भी अभी बता ही देते, परेशान नहीं हो, ठीक है। अभी आप भी निकालो पहले, है ना, भी निकालो और डायरेक्ट हम आपको भी निकाल के दिखाएंगे। खैर वो तो आगे की बात है। उसके बाद मेरा सवाल है, जैसे प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ, जैसे प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ तो अब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये तो शुरू में बताया था कि प्योर रोलिंग का मतलब ही है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना, क्योंकि जो कांटेक्ट पॉइंट है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। यही तो मतलब है प्योर रोलिंग का। अब बोल रहा है ये काइनेटिक फ्रिक्शन, गधा। अच्छा मान लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, असल में इस पर फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। जैसे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा ना, फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। बट चलो आपका दिल कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, मान लेते हैं। किधर लग रहा होगा, आगे कि पीछे? पीछे, ठीक। आप आगे
अच्छा, पहले फ्रिक्शन पीछे लग रहा था और जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा फ्रिक्शन आगे लगने लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, हम दोनों प्रूफ कर देते हैं, फ्रिक्शन ना तो आगे लगेगा ना तो पीछे लगेगा, दोनों प्रूफ कर देते हैं। दिल पे नहीं चलो, आप लोग दिल वाले हो ना, दिल से सोचते हो, फील लेते हो। हम मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे कि जैसे प्योर रोलिंग एक बार स्टार्ट होगा ना तो इसको फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं होगी, और फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, मतलब एक बार प्योर रोलिंग करने लगा तो ये जिंदगी भर प्योर रोल करता रहेगा। बट रियली में करता नहीं। आप बोलते हो सर बॉल फेंकते हैं तो कुछ दूर जाके रुक जाता रोल करते करते, पता है क्यों? क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्ट रिजिड नहीं होता है। ठीक है, अगर एक बहुत हार्ड बॉल ले लो और एक बहुत हार्ड सरफेस है, ठीक है, तो उस पर लुढ़का के छोड़ दो, बहुत देर तक वो चलता चलेगा, है ना, बट वो भी रुक जाता है क्योंकि कोई भी चीज प्योर रिजिड नहीं है, पहला चीज। दूसरा, आप किसी चीज को लुढ़काते हो तो इस पे एयर ड्रैग भी लगता है, भले आपको पता नहीं चल रहा। दुनिया में हवा भी होता, वायुमंडल नाम का चीज भी है, तो वो हवा उस पे एयर ड्रैग भी लगाता, इसीलिए कुछ दूर चलते चलते रुक जाता है। अच्छा, प्योर रोल, अच्छा रिजिड नहीं होने के कारण ये जो यहाँ पे आप सोचते हो ना कि एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भी चीज को लुढ़काते हो ना तो रियली में शेप कुछ ऐसा हो जाता है। आप ऐसा सोचते हो, ध्यान से देखना, आप ऐसा सोचते हो ना, बट रियली में ये शेप कुछ ऐसे हो जाता है, इतना सारा पॉइंट कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, और इसके कारण ये रुकता है। कैसे रुकता है वो आगे हम बताएं, ठीक है, वो हम आगे प्रूफ कर दें। बट अगर सच में रिजिड मान के चलो, अभी तो हमारा जम्सन है रिजिड बॉडी, है ना, अगर रियली में हम रिजिड बॉडी मान के चल रहे हैं तो ये एक बार जब प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगा ना, जब फेंके, फ्रिक्शन लगा, पीछे लगा, है ना, वो उसके ओमेगा को बढ़ाया, वी को कम किया, कम करते करते क्या हो गया, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया। और एक बार जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन ही लगना बंद हो जाएगा, और फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा तो टॉर्क बंद हो गया, टॉर्क बंद हो गया तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, भी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और हमेशा भी बराबर ओमेगा आर बना रहेगा। अरे बना रहेगा ना, तो हमेशा ग्राउंड के रिलेटिव इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो ही बनी रहेगी, और ये मस्त प्योर रोल करता चलता चला जाएगा। तो अभी पहले हम प्रूफ करेंगे कि एक बार जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए तो इस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? आपका दिल भले का तो आगे लगेगा, पीछे लगेगा, बट मैथमेटिकली हम प्रूफ कर देंगे कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, इसी सवाल को हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से बना के दिखाएंगे। ठीक है, देखना कितना फास्ट हो जाएगा। अच्छा, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है, यानी ये v से चल रहा है ना, और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अभी कितनी है, जीरो। ग्राउंड का रिलेटिव क्या है, जीरो, है कि नहीं है? अभी अब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया। अब इनका दिल कहता है कि फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्योंकि सर प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग में अगर फ्रिक्शन लगेगा तो स्टैटिक लगेगा। समझ में आता? याद? मान लेते हैं इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, याद करो, जैसे ब्लॉक ओवर ब्लॉक में मान लेते थे, गलत होता था तो पता चल जाता था तुरंत, है ना। और चेक कैसे करते थे गलत है कि सही, चेक करते थे कि क्या फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को सपोर्ट तो नहीं कर रहा। अगर फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी को सपोर्ट करने लगे तो समझो गड़बड़ है कि नहीं। चल, तो बॉल पे फ्रिक्शन किधर मान लिए, आगे, कोई दिक्कत? चलो, बॉल पे फ्रिक्शन अगर आगे लगेगा तो आप खुद बताना टाइम के साथ साथ ये v को बढ़ाएगा कि घटाएगा, बढ़ाएगा। अरे वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन आगे तो एक्सेलेरेशन आगे, तो v क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, ये फ्रिक्शन इसको टॉर्क किधर देगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अल्फा किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि ओमेगा को घटाएगा, यानी समय के साथ साथ ओमेगा घटेगा। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी को चेक करो, ये आगे है v और पीछे है ओमेगा r। अरे है ना, समय के साथ साथ v बढ़ेगा और ओमेगा घटेगा, यानी इस पॉइंट का ग्राउंड के रिलेटिव नेट वेलोसिटी किधर आ जाएगा, आगे।
और फ्रिक्शन किधर लग रहा, आगे। फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन बढ़ा रहा। अरे याद आया? तो ये तो पॉसिबल नहीं। अरे सर दिल कहता है ना उल्टा मान के देखते हैं, एक बार पीछे मान लेते हैं, है ना? ठीक है, जैसे प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ तो फ्रिक्शन किधर लगने लगा, पीछे। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, वेलोसिटी को घटाएगा। अच्छा ओमेगा ऐसे है पहले, तो अल्फा भी इधर ही आएगा, और ओमेगा और अल्फा का सेंस सेम हो तो ओमेगा बढ़ेगा, यानी ओमेगा बढ़ेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी को चेक करो, v ओमेगा आर, ओमेगा के बढ़ने से ओमेगा आर बढ़ेगा और v घटेगा, तो इस पॉइंट की, ग्राउंड के रिलेटिव इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर आ जाएगी, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा, पॉसिबल नहीं है। मतलब एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तो इस पे फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, इस पे फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा अब उसको हम बोले थे एंगुलर मोमेंटम से प्रूफ कर देंगे, कर लेते हैं। ये पहले कितने से चल रहा था, u से। अच्छा ये तो प्रूफ कर दिया कि कुछ देर के बाद प्योर रोल करने लगेगा। कैसे? तो जैसे इसमें इंटर करेगा तो इस पर फ्रिक्शन पीछे, अरे लगेगा फ्रिक्शन पीछे, और कितना लगेगा, म्यू एम जी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा, पूरा फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अच्छा सर अच्छी बात है, ध्यान से सुनते जाने मेरी बात। फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और मान लेते हैं तो ये फ्रिक्शन के पीछे लगने से क्या होगा, u कम होगा और ओमेगा बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया और उस समय इसकी वेलोसिटी v और ये ओमेगा हो चुका है, तो एक रिलेशन तो आ जाएगा v बराबर ओमेगा। अननोन कितना, v और ओमेगा, दो अननोन है ना, अरे दो अननोन है ना, तो कितना रिलेशन चाहिए, दो। एक कहां से आएगा, एक आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। ध्यान से देखो, अगर यहां कहीं हम पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का रिलेटिव देखना, फ्रिक्शन पीछे, तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। फ्रिक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा, अरे है ना, mg नॉर्मल, n बराबर mg, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, है ना। mg का टॉर्क क्लॉकवाइज और नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का दूरी इस पॉइंट से सेम है, तो दोनों का टॉर्क सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड n बराबर mg, तो जितना टॉर्क इधर उतना ही टॉर्क इधर। तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना हो गया इस बॉल पे, जीरो। इस पॉइंट के अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट ने हम नहीं बोल रहे, बट इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या हो गया, जीरो। नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो गया, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कर दो, पहले ये बॉल सिर्फ मूव कर रहा था, सेंटर के अबाउट तो मूव नहीं कर रहा था, घूम नहीं रहा था, तो एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल लिखोगे उसमें आई ओमेगा वाला टर्म नहीं आएगा, सीधा सीधा आएगा एम वी आर वाला टर्म। अरे आएगा, अच्छा आर देखो यहाँ पे आर, तो आर क्रॉस यू किधर है, अंदर की तरफ, है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, एम यू आर। अंदर की तरफ को प्लस मानोगे कि माइनस, प्लस ही मान लेते इसमें, है ना, इसमें अंदर की तरफ को प्लस मान लेते। चल बराबर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा से घूम रहा है, एम के स्क्वायर ओमेगा आई ओमेगा, अंदर प्लस की माइनस, प्लस, अंदर को प्लस माने, प्लस एम वी आर, प्लस एम वी आर, अरे होगा प्लस एम वी आर। अब आप दिख रहे होगे यहाँ भी दो अननोन है, एक वहाँ से खत्म करो, v बराबर ओमेगा आर या ओमेगा बराबर v बाय आर, तो यहाँ पे पुट कर दो v बाय आर, सॉरी v बाय आर, तो m कैंसिल आउट हो गया, r को इधर ले आओ,
तो u बराबर v इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v बराबर u बाय वही आएगा। कितना फास्ट है, देख रहे हो कितना फास्ट है। उसमें टाइम का फैक्टर आ रहा था दो दो जगह ओमेगा, और उसको कैलकुलेट किए, फिर जाके फाइनली यहां आया था। अरे डिफरेंस दिख रहा, वो पूरा बोर्ड में बना था, वो वहां पे 2 लाइन में सॉल्व हो रहा, वो भी आपको समझाने में हमको टाइम लगा। हे भगवान, क्या? क्योंकि उसी के अबाउट टॉर्क 0 है, और चेक कर, और किसी और के अबाउट 0 दिख रहा तो कर देते। अरे जिसके अबाउट टॉर्क 0 होगा उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे ना। अच्छा, यहाँ पे इसी के अबाउट 0 है और किसी पॉइंट के अबाउट 0 नहीं है, मतलब ग्राउंड पे, यहाँ पे, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, है ना। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। ये नहीं समझ में आया तो पीछे वाला मेथड आया था, ये थोड़ा सा फास्ट है ना, लेकिन इसमें एंगुलर मोमेंटम पे थोड़ा सा कमांड होना पड़ेगा, है ना। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम हम शुरू में पढ़ाए थे कि आप तक सीख जाओ, लोग उसको सबसे लास्ट में पढ़ाते है कि नहीं। चलो जल्दी से लिखो यहाँ। देखो ये आप लोग करके भी देखे होगे बचपन में, थोड़ा वो याद दिलाते हैं। बॉल देखो, बॉल है ना, बॉल को कभी अच्छे से पीछे की तरफ ऐसे घुमा के आगे फेंको, बॉल को घुमाओ पीछे की तरफ और फेंको आगे की तरफ। अगर कई बार इसको ग्राउंड पर रख के ऐसे करना, अगर तमीज से करते हो ना, मतलब ये सही रिलेशन में दे देते हो, तो बॉल कुछ पहले स्लाइड करके आगे जाएगा और फिर पीछे रोल करने लगता है। बैक स्पिन बोलते हैं उसको, है ना। बॉल को ऐसे घुमा के उल्टा के तरफ घुमा के आगे फेंको, है ना। तो बॉल अगर तमीज से फेंकोगे ना तो वो पहले स्लाइड करेगा आगे की तरफ, फिर घर से पीछे आ जाने लगता है ना। वही करना है कि इसको रफ्तार तो आगे दिए लेकिन ओमेगा पीछे दिए, तो प्योर रोलिंग तो नहीं होगा। अच्छा, फ्रिक्शन है यहाँ पे, फ्रिक्शन सफिशियंट है, ठीक है, फ्रिक्शन इज सफिशियंट। तो आपको बताना है कि ओमेगा वी नॉट के और एम और आर में क्या रिलेशन हो कि आगे चल के, मतलब सब्सिक्वेंट मोशन में, मतलब फ्यूचर में ये पीछे रोल बैक करने लगे, है ना, ये पीछे रोलिंग करने लगे। अच्छा बोलोगे सर रोलिंग होगा उसके बाद तो रुक जाएगा, रियलिटी में तो रुक जाता, बट थ्योरेटिकली एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो ये तो नहीं रुकेगा। मतलब बॉल को आप आगे फेंकोगे लेकिन बॉल वापस आपके पास आ जाएगा, है ना। तो यही करके आना पहला चीज। और दूसरा 69 to 86, इसमें कुछ सवाल बहुत ज़बरदस्त है ना, जिसको हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो करके आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कल तो छुट्टी है, मंडे को आना, ठीक है ना। 2 दिन का गैप है, थोड़ा सा पाप बाप धोइए, है ना। सर सोचते तो रोज़ हैं, तो सोचने से कुछ नहीं होगा, बस जाओ और आज से शुरू हो जाए। जहाँ से पाप है, वर्क एनर्जी से, सेंटर ऑफ मास से, तो जल्दी करो, बहुत पीछे जा रहे हो, है ना। और आपकी सुविधा के लिए सबसे अच्छा सारा चीज़ रिकॉर्डेड आपको मिल जाता, वो भी इधर उधर का नहीं, यही इसी क्लास का, है ना। आप ही के क्लास का चीज़ रिकॉर्डेड आपको मिल जाता, तो पढ़ोगे तो कुछ लगेगा सुना सुना भी है ना। तो जल्दी जल्दी करो, ख़त्म करो, होमवर्क करो। और पाप धोने का मतलब थ्योरी पढ़ना नहीं होता, थ्योरी से कुछ नहीं हो, है ना। सारा होमवर्क करो, पीछे नहीं करोगे तो फिर बेकार है ना।